नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। गाड़ियों की नंबरिंग के लिए नई भारत सीरीज हुई शुरू। दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने के लिए नहीं करना होगा फिर से रजिस्ट्रेशन। 1989 के मोटर व्हीकल रूल्स में भी हुए बदलाव। मालदीव और भारतीय कंपनी के बीच हुआ $500 मिलियन का करार। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर होगा काम। मालदीव में चीन पर भारत को मिल सकती है रणनीतिक बढ़त। अब चागोस द्वीप पर नहीं चलेगा ब्रिटिश स्टाम्प। मॉरिशस सरकार ने अपने पक्ष में बताया यूएन का यह फैसला। चागोस द्वीप को लेकर लंबे अरसे से मॉरिशस और ब्रिटेन आमने सामने। दुनिया में सीसा युक्त पेट्रोल का इस्तेमाल अब पूरी तरह बंद। 1922 में पहली बार प्रयोग में लाया गया था सीसा युक्त पेट्रोल, लेकिन स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए लगाया गया था बैन। और चीन में नए तरह की परमाणु रिएक्टर योजना पर काम जारी। पिघले हुए नमक पर आधारित होगा यह रिएक्टर। यूरेनियम की जगह लिक्विड थोरियम का होगा इस्तेमाल। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर पर जाने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। कोरोना संकट के लंबे अंतराल के बाद दृष्टि आईएएस अपने दिल्ली केंद्र पर ऑफलाइन बैच शुरू करने जा रहा है। सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत 29 सितंबर शाम 6:30 बजे से होने जा रही है। डॉक्टर विकास देवीकीर्ति की ओरिएंटेशन क्लास के साथ इस बैच की शुरुआत होगी। इस बैच के लिए एडमिशंस की शुरुआत हो चुकी है। आइए अब बढ़ते हैं बुलेटिन की तरफ और सबसे पहले हफ्ते की बड़ी खबर। वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी दिक्कतें अब कुछ कम होंगी। सरकार ने इसके लिए 1989 के केंद्रीय मोटर यान नियमों में बदलाव कर नई भारत सीरीज शुरू की है। भारत सीरीज एक आईटी आधारित समाधान है जो वाहनों के इंटर स्टेट रजिस्ट्रेशन की दिशा में बड़ा कदम है। अब अगर कोई अपना वाहन स्थायी तौर पर दूसरे राज्य ले जाना चाहता है तो उसे फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। दरअसल इस बात की संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं कि एक व्यक्ति दाम कम होने के चलते वाहन किसी दूसरे राज्य से खरीदे और बाद में अपने गृह राज्य ले जाए, लेकिन इसके लिए खरीदार को उस राज्य में वाहन का फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसकी वजह 1989 का केंद्रीय मोटरयान कानून है, जिसके मुताबिक एक व्यक्ति अपने वाहन को 12 महीने से ज्यादा किसी दूसरे राज्य में नहीं रख सकता। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर दिल्ली से वाहन खरीदता है तो 12 महीनों तक ही उस वाहन का इस्तेमाल दिल्ली से बाहर कर सकता है। 12 महीने से अधिक समय के लिए अगर किसी अन्य राज्य में वाहन का इस्तेमाल होना है तो इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले मूल राज्य से दूसरे राज्य के रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करना होता है। इसके बाद नए राज्य में समानुपात के आधार पर रोड टैक्स का भुगतान किया जाता है। आखिर में मूल राज्य में समानुपात के आधार पर ही रोड टैक्स के रिफंड के लिए आवेदन दिया जाता है। भारत सीरीज में वाहन पर मार्किंग कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले प्रथम रजिस्ट्रेशन का वर्ष, उसके बाद भारत सीरीज का कोड, फिर 4 अंकों का गाड़ी का नंबर और आखिर में अल्फाबेट्स। नए नियमों के मुताबिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन की यह सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए स्वैच्छिक आधार पर रहेगी। हालांकि इनमें वे लोग ही शामिल होंगे जिनके ऑफिस 4 या उससे ज्यादा राज्यों में है। भारत सीरीज के मामले में एक नया नियम और बनाया गया है। अब इन वाहनों पर 2 साल के लिए मोटर व्हीकल टैक्स भी लिया जाएगा। वहीं 14 साल की अवधि खत्म होने पर हर साल यह टैक्स लिया जाएगा, जो पहले दिए गए टैक्स के मुकाबले आधा होगा। मालदीव की सरकार ने भारत की एक कंपनी अफकॉन्स के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच $500 मिलियन की डील हुई है। इसमें भारत $100 मिलियन अनुदान जबकि $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पर देगा। यानी मालदीव सरकार इसका भुगतान लंबे समय में और कम ब्याज पर कर सकेगी। समझौते के तहत मालदीव सरकार और अफकॉन्स ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। यह प्रोजेक्ट न केवल भारत का मालदीव में अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है, बल्कि मालदीव का भी यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के तहत खास तौर पर राजधानी माले का विकास होगा, जिसमें लगभग 7 किलोमीटर लंबे एक पुल का निर्माण भी शामिल है। इसके साथ ही कुछ कॉजवेज का निर्माण भी होगा जो राजधानी को आसपास के मुख्य द्वीपों विलिंगली, गुलिफाल्हू और थिलाफुशी से जोड़ेंगे। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो भारत को मालदीव में रणनीतिक लिहाज से चीन पर बढ़त मिल सकेगी। दरअसल चीन ने भी मालदीव में 1.39 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण किया है,
जो माले को हुलहुले और हुलहुमाले द्वीपों से जोड़ता है। आपको बता दें कि मालदीव की लगभग 40% आबादी माले में रहती है। चूंकि इस द्वीप का क्षेत्रफल महज 8.30 वर्ग किलोमीटर है, ऐसे में यहाँ जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा है। इसे देखते हुए मालदीव सरकार आसपास के द्वीपों को राजधानी से जोड़ना चाह रही है ताकि जनघनत्व पर कुछ लगाम लगे। यूपीयू यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के एक फैसले के बाद अब चागोस द्वीप पर ब्रिटिश स्टाम्प का इस्तेमाल बंद हो गया है। इस फैसले का मॉरिशस सरकार ने स्वागत किया है और उसे चागोस द्वीप पर अपनी संप्रभुता के दावे के पक्ष में बताया है। गौरतलब है कि मॉरिशस 1968 में ही स्वतंत्र हो गया था, लेकिन इसके एक हिस्से चागोस आर्किपेलागो पर ब्रिटेन का कब्जा अभी भी है। इसके साथ ही यहाँ ब्रिटेन और अमेरिका की सेनाओं का एक संयुक्त सैन्य अड्डा भी है। चागोस के लोग ब्रिटेन की इन गतिविधियों को लेकर विरोध कर रहे हैं। वहीं मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच इसे लेकर लंबे अरसे से झगड़ा चल रहा है। आपको बता दें, यह पहली मर्तबा नहीं है जब यूएन या किसी और संस्था ने इस मामले में मॉरिशस का साथ न दिया हो। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया था कि अब ब्रिटेन को चागोस आइलैंड पर अपना नियंत्रण छोड़ देना चाहिए। वहीं पिछले साल यूएन महासभा ने भी एक प्रस्ताव पारित कर चागोस को मॉरिशस का हिस्सा माना था और उसके विऔपनिवेशीकरण का पक्ष रखा था। मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप के मेडागास्कर से कुछ दूर पूर्व में है। इसके प्रमुख द्वीपों में रॉड्रिग्स आइलैंड, करगाडोस, काराजोस शोल्स, अगालेगा आइलैंड शामिल हैं। हालांकि डिएगो गार्सिया सहित चागोस आर्किपेलागो को भी मॉरिशस अपना हिस्सा मानता है। इस खबर के मद्देनजर परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए हिंद महासागर में मौजूद द्वीपों की अवस्थिति हो सकती है। कुछ प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण का क्रम इस तरह है: आगाती, कावरत्ती, श्रीलंका, माले, विलिगिली, सेशल्स, चागोस, डिएगो गार्सिया, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस और रीयूनियन आइलैंड। खबर में हमने एक दो बार आर्किपेलागो शब्द का इस्तेमाल किया है। आर्किपेलागो के बारे में भी कुछ बातें यहाँ जानना जरूरी है। आपको बता दें कि जब समुद्र, नदी या झील आदि में एक चेन में द्वीप मौजूद होते हैं तो इस आकृति को आर्किपेलागो या आइलैंड आर्क यानी द्वीपीय चाप कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के जरिए आर्किपेलागो के निर्माण को समझें तो इनका निर्माण दो महासागरीय प्लेटों के आपस में टकराने से होता है। इस टक्कर में जो ज्यादा घनत्व की प्लेट होती है वो नीचे की तरफ एस्थेनोस्फेयर में सबडक्ट हो जाती है। अब प्लेट का जो हिस्सा एस्थेनोस्फेयर में चला जाता है वो अत्यधिक गहराई में जाने के बाद पिघल जाता है और मैग्मा में बदल जाता है। बाद में यह मैग्मा हाई प्रेशर के चलते किसी कमजोर जगह से लावा के तौर पर बाहर निकल जाता है। यही लावा बाद में ठंडा हो जाता है और एक समय के बाद जब समुद्र के स्तर से बाहर निकल आता है तो इसे द्वीप कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऐसे कई द्वीपों का एक चेन में निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं आर्किपेलागो। इसके मुख्य उदाहरण हैं जापान द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह, इंडोनेशिया आर्किपेलागो और कैरेबियाई द्वीप समूह। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन ने अपना राग फिर से अलापा है। अब की बार चीनी सरकार ने एक फरमान जारी कर यह तय किया है कि दक्षिण चीन सागर से गुजरने वाले सभी जहाजों को अपनी पूरी जानकारी साझा करनी होगी। चीन की एक अंग्रेजी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीनी सरकार ने दक्षिण चीन सागर को एक बार फिर से अपना टेरिटोरियल वाटर्स घोषित किया है। आदेश के मुताबिक सभी पनडुब्बियों, न्यूक्लियर वेसल्स, रेडियो एक्टिव पदार्थ ले जाने वाले जहाजों के ऑपरेटर्स को अपनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी होगी। यही बात ऐसे जहाजों पर भी लागू होगी जो बड़ी मात्रा में तेल, रसायन, तरल गैस या कोई जहरीला पदार्थ ले जा रहे हों। वहीं अगर चीनी सरकार को ये लगता है कि कोई जहाज चीन की मैरीटाइम ट्रैफिक सेफ्टी के लिए खतरा है तो उससे भी सभी जानकारियां ली जाएंगी। आपको बता दें कि चीन दक्षिण चीन सागर पर लंबे अरसे से अपना हक जता रहा है। इस पर दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया से चीन का झगड़ा भी चल रहा है। अब इन नए नियमों के बाद यह संकट और गहरा सकता है, क्योंकि भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के लिए दक्षिण चीन सागर व्यापार का मुख्य मार्ग है। एक सरकारी अनुमान के मुताबिक भारत के व्यापार का लगभग 55% हिस्सा दक्षिण चीन सागर और मलक्का स्ट्रेट के रास्ते होता है। इसके अलावा भारत दक्षिण चीन सागर से सटे देशों में तेल और गैस को लेकर भी लगातार काम कर रहा है। चीन ने खुद को हिंद महासागर से सीधे जोड़ने के लिए पहली रोड रेल लिंक स्थापित की है। यह लिंक चीन को म्यांमार बॉर्डर के जरिए हिंद महासागर से जोड़ती है। इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में समुद्री, रेल और सड़क मार्ग तीनों की भूमिका है। इसमें कार्गो सबसे पहले मलक्का स्ट्रेट और अंडमान सागर के रास्ते सिंगापुर के यंगून पोर्ट पहुंचेंगे।
यंगून पोर्ट से ये कार्गो बाद में सड़क मार्ग के जरिए लिंकांग तक पहुंचेंगे। लिंकांग चीन म्यांमार सीमा से लगे यूनान प्रांत का हिस्सा है। लिंकांग से बाद में इन कार्गो को मध्य चीन में मौजूद व्यापार हब चेंगडू तक एक रेल मार्ग के जरिए पहुंचाया जाएगा। इस तरह यह पूरा कॉरिडोर यानी चेंगडू लिंकांग यंगून भूमार्ग के सहारे पूरा होता है। इसके बाद हिंद महासागर के समुद्री रास्ते को फॉलो किया जाएगा। इस कॉरिडोर के अलावा अभी चीन एक और शॉर्ट रूट विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। इस योजना के तहत चीन म्यांमार के रखाइन प्रांत के क्योफ्यू में एक पोर्ट विकसित करेगा। इस पोर्ट को बाद में एक रेल लिंक के जरिए सीधे यूनान से जोड़ा जाएगा। इस योजना पर फिलहाल म्यांमार के वर्तमान हालातों को देखते हुए काम बंद है। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बॉर्डर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जोन के हिस्से के तौर पर म्यांमार में इस तरह का विकास कर रहा है। सीसा युक्त पेट्रोल का इस्तेमाल अब पूरी दुनिया में खत्म हो चुका है। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने हाल ही में इस बात की पुष्टि की है। यूएनईपी के मुताबिक सीसा युक्त पेट्रोल का इस्तेमाल बंद होना दुनिया भर के देशों के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे अब दुनिया भर में बड़े पैमाने पर होने वाली प्री मैच्योर डेथ्स को रोका जा सकता है। वहीं हम हर साल $2.4 ट्रिलियन के आर्थिक नुकसान को भी बचा सकेंगे। इंजन की क्षमता बढ़ाने के लिए 1922 में पहली बार पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड मिलाना शुरू हुआ, लेकिन अमेरिका के कुछ इलाकों में इस तरह के तेल का जब उत्पादन शुरू हुआ तो यहाँ के कुछ वर्कर्स में कंवल्शंस की शिकायत सामने आई और उनकी मौत हो गई। इस मामले में जानकारों की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन 1970 के दशक तक वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में सीसा मिलाया जाता रहा। इससे वायु, जल और मृदा तीनों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लगी। सीसा युक्त पेट्रोल से इंसानों में कैंसर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जैसे रोगों को देखते हुए ही ज्यादातर बड़े देशों ने 1980 के दशक में इस पर बैन लगा दिया। हालांकि पिछले दशक तक इराक, यमन और अल्जीरिया जैसे देश सीसा युक्त तेल की बिक्री कर रहे थे, लेकिन बाद में यहां भी इस पर बैन लगाया गया। अल्जीरिया आखिरी ऐसा देश है जहां इस तेल का इस्तेमाल किया गया। पिछले दिनों ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में नवजात घड़ियाल पाया गया। इसके बाद केंद्रपाड़ा को देश का एकमात्र ऐसा जिला घोषित कर दिया गया है जहां क्रोकोडेलियंस फैमिली की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। इस जिले में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और मगर क्रोकोडाइल पहले से ही पाए जाते हैं। क्रोकोडेलियंस फैमिली में 27 अलग अलग उप प्रजातियां हैं जिन्हें 3 बड़े परिवारों में रखा जा सकता है: क्रोकोडाइल, घड़ियाल और एलिगेटर्स। मगर क्रोकोडाइल भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में पाए जाते हैं। इनकी मौजूदगी नदियों, झीलों, यहाँ तक कि तालाबों में भी देखी जा सकती है। इन्हें मार्श क्रोकोडाइल और स्वाम्प क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। इनका रंग आमतौर पर दलदली भूरा होता है। मगर क्रोकोडाइल की अधिकतम लंबाई 4 से 5 मीटर जबकि वजन 700 केजी तक हो सकता है। क्रोकोडाइल की सभी प्रजातियों में मगर क्रोकोडाइल का स्नॉट यानी नाक का हिस्सा सबसे बड़ा होता है। ये साल में 2 बार अंडे दे सकते हैं और इनका गर्भकाल 55 से 75 दिनों का होता है। IUCN ने इसे रेड लिस्ट में वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा है। बात करें सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की तो यह क्रोकोडेलियन फैमिली में सबसे बड़ी प्रजाति है। इनकी लंबाई 7 मीटर तक हो सकती है। हालांकि मादाओं की लंबाई नर के मुकाबले आधी होती है। इनकी आयु 70 वर्ष तक हो सकती है। भारत में ये क्रोकोडाइल्स भीतरकनिका नेशनल पार्क, सुंदरबन और अंडमान में पाए जाते हैं। आखिर में घड़ियालों की बात करें तो भारत की कुछ नदियों जैसे चंबल, गंडक, सोन और महानदी में इन्हें देखा जा सकता है। घड़ियालों की लंबाई आमतौर पर 3 से 5 मीटर तक होती है जबकि वजन 150 से 250 केजी के बीच। क्रोकोडाइल के इतर इनका जबड़ा चौड़ा नहीं होता बल्कि एक लंबा सा स्नॉट होता है जो इनके लिए मछलियों और पक्षियों का शिकार करना आसान बनाता है। IUCN ने घड़ियाल को रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है। आमतौर पर हमें एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल में फर्क कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन इनके स्नॉट को देखकर यह अंतर आसानी से किया जा सकता है। क्रोकोडाइल का स्नॉट पॉइंटेड और वी शेप्ड में होता है जबकि एलिगेटर्स का स्नॉट यू शेप्ड में होता है। एक और बात यह कि क्रोकोडाइल्स जब अपना जबड़ा बंद करते हैं तो वे अपने दांत अंदर नहीं छिपा सकते जबकि एलिगेटर्स कभी कभी छिपा सकते हैं। क्रोकोडाइल्स की त्वचा का रंग एलिगेटर्स के मुकाबले अमूमन हल्का होता है। जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने एक हलफनामा दायर किया था। सरकार ने कहा है कि उत्तराखंड की उन जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है जिनका निर्माण कार्य पूरा होने को है। इनमें 512 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना भी है जो इस साल फरवरी में बाढ़ के चलते जर्जर हो गई थी। आपको बता दें कि 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पहाड़ी राज्य के
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के विकास पर सवाल खड़े किए थे। इस पर पर्यावरण मंत्रालय को समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए थे। बाद में मंत्रालय ने इस मामले में रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में एक 17 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी को अलकनंदा और भागीरथी बेसिन में प्रस्तावित ऐसे 24 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की जांच करने को कहा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इन 24 में से 23 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे क्षेत्रीय पारितंत्र को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक कमेटी गठित की जिसने इन प्रोजेक्ट्स के खतरनाक परिणाम सामने आने की बात कही। इतना ही नहीं, सरकार के ही 3 अलग अलग मंत्रालयों के इन प्रोजेक्ट्स के मामले में अपनी अपनी राय थी, लेकिन अब इस पर आम सहमति बन चुकी है। सरकार ने कोर्ट में साफ किया है कि यहाँ ऐसी 7 जल विद्युत परियोजनाओं को हरी झंडी दी जा चुकी है जिनका काम 50% से ज्यादा हो चुका है। इनमें शामिल हैं टेहरी चरण 2, तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट धौलीगंगा, विष्णुगढ़ पीपलकोटी अलकनंदा नदी, सिंगोली भटवारी मंदाकिनी, फता भूयंग, मध्य महेश्वर और काली गंगा 2। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि अब गंगा के ऊपरी इलाकों में किसी और प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिलेगी। वहीं जिन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है उन पर पर्यावरण मंत्रालय के सभी रेगुलेशंस का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इन दिनों स्वीट तुलसी खबरों में है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में केरल के कासरगोड में इस पौधे की पैदावार में बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस सफलता में केरल के कुदुम्श्री जिला मिशन की बड़ी भूमिका रही है। इस पौधे से जुड़े किसानों और जानकारों के मुताबिक कर्नाटक में स्वीट तुलसी की पैदावार अच्छी खासी हो रही है, लेकिन केरल में इस पर फोकस करने के लिए काम चल रहा है। आपको बता दें, स्टेविया रिबॉर्डियाना बर्टोनी को ही हम स्वीट तुलसी कहते हैं। इसके अलावा इसे हनी लीफ प्लांट, स्वीट लीफ स्टेविया, शुगर लीफ भी कहा जाता है। स्टेविया को एक जड़ी बूटी माना जा सकता है। यह एस्ट्राकिया या डेजी के परिवार से संबंधित पौधा है। मूल रूप से यह पौधा दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे में पाया जाता था। प्राचीन समय से ही इस पौधे के कई भागों का इस्तेमाल एक स्वीटनर या भोजन के तौर पर होता रहा है। स्वीट तुलसी पौधे की गाढ़ी हरी पत्तियों में दरअसल ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। इस वजह से इसकी पत्तियों में मिठास शक्कर के मुकाबले कई गुना होती है। हालांकि मीठेपन का स्तर पौधे की वैरायटी, लोकेशन और कटाई के मौसम पर भी निर्भर करता है। कर्नाटक में तो इनका इस्तेमाल रिफाइंड शुगर बनाने तक में किया जा रहा है। स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में स्टेविया का खासा महत्व है। जानकारों के मुताबिक इससे लोगों को मधुमेह और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह डाइजेस्टिव टॉनिक के तौर पर भी काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी माइक्रोबियल के भी गुण मौजूद हैं। बाल झड़ने और डैंड्रफ को रोकने में भी स्टेविया काफी कारगर है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को लेकर यूएनएसकैप की एक संस्था ने नई रिपोर्ट जारी की है। यहाँ यूएनएसकैप से मतलब यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक से है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 500 मिलियन लोग रेतीले तूफानों और आंधियों के चलते प्रदूषित हुई वायु के शिकार हैं, जबकि ऐसी ही दिक्कतों का सामना तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान जैसे देशों की 80% आबादी भी कर रही है। रिपोर्ट में 2019 के दौरान मौजूद रही ऐसी ही स्थितियों का जिक्र किया गया है। 2019 में कम से कम 10 महीने चीन, ईरान, पाकिस्तान के बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही। रिपोर्ट में पूर्व और उत्तर पूर्व एशिया, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और पैसिफिक, इन 4 क्षेत्रों को सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म कॉरिडोर घोषित किया गया है। यह क्षेत्र मिनरल डस्ट यानी खनिजीय धूल के मामले में भी दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इनके चलते भारत सहित चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। 2019 में इन देशों में लगभग 2800 गीगावाट आवर्स ऊर्जा का घाटा हुआ है। इसमें भी भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी लागत करीब $107 मिलियन के आसपास ठहरती है। पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों के जीडीपी में कपास का काफी बड़ा योगदान है, लेकिन इस हजार्ड्स के चलते इस उद्योग में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कपास की पैदावार में गिरावट की बड़ी वजह यह है कि इन धूल भरी आंधियों में बड़ी मात्रा में नमक होता है, जिससे कपास पौधों के लिए जहरीला बना देते हैं। थर्ड पोल कहे जाने वाले हिमालय तिब्बत क्षेत्र पर भी धूल भरी आंधियों का खासा असर हुआ है। धूल भरे वातावरण के चलते इस क्षेत्र में वार्मिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, जिससे यहाँ बर्फ तेजी से पिघल रही है। कोरोना के दौर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खासा प्रभावित हुआ है। हालांकि वर्तमान में यह सेक्टर जिस तरह रिकवर कर रहा था वह फिर धीमा पड़ गया है। आंकड़ों के मुताबिक पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जुलाई में 55.3 के मुकाबले अगस्त में गिरकर 52.3 हो गया।
हालांकि जून में यह इंडेक्स 48.1 था, यानी जुलाई में ग्राफ कुछ ऊपर गया, लेकिन अगस्त में फिर से यह कमजोर पड़ गया। इसके लिए इनपुट कॉस्ट को बढ़ाना और कोविड-19 को सबसे बड़ी वजह बताया गया है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की शुरुआत दरअसल 1948 में अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट ने की थी। पीएमआई आज के समय में पूरी दुनिया में बाजार की हलचलों पर नजर रखने के लिए सबसे बेहतर इंडिकेटर बनकर उभरा है। इसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में बिजनेस एक्टिविटी का पता लगाने में किया जाता है। ये सर्वे आधारित मेजर्स होते हैं जिसमें लोगों से पिछले माह के मुकाबले कुछ खास गतिविधियों के संबंध में उनके बदलते परसेप्शन के बारे में पूछा जाता है। दोनों ही सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए यह अलग अलग कैलकुलेट होता है। हालांकि बाद में एक कंपोजिट इंडेक्स भी बनाया जाता है। भारत में यह इंडेक्स IHS मार्केट कंपनी लिमिटेड जारी करती है। पीएमआई के लिए लोगों से आमतौर पर आउटपुट, नए आदेशों, बाजार से जुड़ी अपेक्षाओं और रोजगार से जुड़े सवाल किए जाते हैं। इस इंडेक्स में स्कोर अगर 50 होता है तो यह बिजनेस एक्टिविटी में विस्तार को दिखाता है। 50 से कम कोई भी स्कोर बाजार हलचलों में गिरावट यानी कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। चीन अपनी तरह की पहली प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर योजना पर काम कर रहा है। इस महीने इसके प्रोटोटाइप का परीक्षण किए जाने की संभावना है। यह एक मॉल्टेन सॉल्ट यानी पिघले हुए नमक पर आधारित परमाणु रिएक्टर है, जिसमें यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम का इस्तेमाल होता है। इस रिएक्टर को अन्य पारंपरिक परमाणु रिएक्टर्स की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है, क्योंकि इसे ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल इसकी तकनीक पिघले हुए नमक पर आधारित है, जो हवा के संपर्क में आने पर जल्दी ठंडा हो जाता है और जम जाता है। यह नमक थोरियम को इंसुलेट करता है, जिसके चलते किसी भी संभावित रिसाव के दौरान आसपास के वातावरण में बहुत कम विकिरण फैलने की संभावना रहती है। चीन साल 2030 तक इसके वाणिज्यिक उत्पादन की योजना बना रहा है। यह परियोजना साल 2060 तक चीन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लक्ष्य को पूरा करेगी। गौरतलब है कि इस तरह के रिएक्टर में पानी की जरूरत नहीं होती। ऐसे में यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में आसानी से काम कर सकेगा। चीन इसे पश्चिमी हिस्से के कम आबादी वाले रेगिस्तानों और मैदानी इलाकों में लगाने पर विचार कर रहा है। इस प्रोग्राम से चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल देशों को भी जोड़े जाने की संभावना है। आपको बता दें कि थोरियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जो चांदी जैसे सफेद रंग का होता है। हवा के संपर्क में आने पर यह ग्रे या काला हो जाता है। थोरियम की परमाणु संख्या 90 है और यह यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में मौजूद है। थोरियम से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि इसका उपयोग आसानी से परमाणु हथियार बनाने में नहीं किया जा सकता। इसके अलावा परमाणु प्रोग्राम्स में उपयोग किए जाने के बाद थोरियम से निकलने वाले रेडियोधर्मी कचरे को लगभग 500 सालों तक स्टोर करने की जरूरत होती है। वहीं यूरेनियम से निकलने वाले कचरे लगभग 10,000 सालों तक रेडियो एक्टिव बने रह सकते हैं, जो इसे स्टोर करने की प्रक्रिया को जटिल, संवेदनशील और खर्चीला बनाते हैं। वस्त्र उद्योगों से निकलने वाले कचरे का इस्तेमाल अब पौधों के लिए हो सकेगा। दरअसल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो कचरा निकलता है वो पारितंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। वहीं इसके ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिए अभी कोई खास तकनीक भी मौजूद नहीं है। लेकिन अब इस तरह के कचरे के सही निपटान और इस्तेमाल के लिए दक्षिण भारत के कुछ वैज्ञानिकों ने नई तकनीक ईजाद की है। इस तकनीक में माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स के जरिए कचरे और उद्योगों से निकले कीचड़ यानी स्लज की प्रोसेसिंग की जाएगी। बाद में इस प्रोसेस्ड स्लज का इस्तेमाल जैव खाद या प्लांट प्रोबायोटिक्स के तौर पर किया जा सकेगा। आइए अब इस पूरी तकनीक को समझते हैं। सबसे पहले टेक्सटाइल मिल से निकले स्लज की माइक्रोबियल डीकंपोस्टिंग की जाती है। इसमें 30 दिनों तक डाई डीकलराइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे चरण में वर्मी स्टेबलाइजेशन किया जाता है, जिसमें प्री कंपोज स्लज में 1:1 में गाय का गोबर मिलाया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि यह स्लज अर्थवर्म्स के लिए इतना सूटेबल हो सके कि वे अच्छे से काम कर सकें। इसमें प्रयोग के दौरान यूड्रिलस यूजीनिया केंचुए का इस्तेमाल किया गया। यह प्रोसेस 60 दिनों की होती है और इस अवधि में कंपोस्टिंग इतनी बेहतर हो जाती है कि टेक्सटाइल स्लज का एनवायरमेंट नेगेटिव इम्पैक्ट लगभग खत्म हो जाता है। इसी प्रक्रिया में यह स्लज कम समय के लिए प्लांट प्रोबायोटिक्स में बदल जाता है। इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि इसमें स्लज का ऑन साइट ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वहीं भूमि को काटने, खुदाई और रसायनों एवं स्लज के किसी लैंडफिल तक के ट्रांसपोर्टेशन से भी बचा जा सकता है। आइए अब जल्दी से डालते हैं नजर बुलेटिन पर आधारित 5 सवालों पर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, हिंद महासागर में अवस्थित निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1. अगाती, 2. कावारत्ती, 3. माले, 4.
सेशल्स और 5 डिएगो गार्सिया। तो ऑप्शंस हैं ए 1 2 3 4 5, बी 5 4 3 2 1, सी 3 4 5 1 2 या फिर डी 2 3 4 1 5। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भू आवेष्टित देश है? ऑप्शंस हैं ए कंबोडिया, बी थाईलैंड, सी लाओस या फिर डी वियतनाम। तीसरा प्रश्न, आर्किपेलागो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आर्किपेलागो का निर्माण महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से होता है। कथन 2, इस अभिसरण प्रक्रिया में कम घनत्व की प्लेट एस्थेनोस्फीयर में प्रवेश कर जाती हैं। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है अथवा सही है। ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, भारत में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? ऑप्शंस है ए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बी IHS मार्केट कंपनी लिमिटेड, सी श्रम ब्यूरो या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। पांचवा प्रश्न, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है अथवा सही हैं? कथन 1, यह प्राय पूर्वी भारत और अंडमान एवं निकोबार में पाए जाते हैं। कथन 2, क्रोकोडिलियंस परिवार में यह सबसे विशालकाय प्रजाति है। कथन 3, IUCN ने इस प्रजाति को रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटापन्न की श्रेणी में रखा है। आपको दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर देना है। ऑप्शंस है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 3 या फिर डी केवल 2 और 3। मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। दरअसल पिछले दिनों हग्जिट शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। यहाँ हग्जिट का मतलब होता है हंगरी एग्जिट। तो हंगरी का एग्जिट किससे हो रहा है? यूरोपियन यूनियन से। दरअसल ये हो नहीं रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले वैश्विक स्तर पर इस तरह की चर्चा बहुत ज़्यादा जोर पकड़ती रही कि हंगरी के कुछ लोग हंगरी का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किए जाने को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस खबर का खंडन जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं पीटर ज़ीजार्टो, इन्होंने इस खबर का खंडन किया और इस बात को कहा कि अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं की जा रही है। हंगरी 2004 में यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना था। इस आधार पर आज के इस मैप के डिस्कशन में हम हंगरी को देखेंगे। तो हंगरी के मैप को देखें। हंगरी की जो अवस्थिति है वह दरअसल भू आबद्ध है, यानी हंगरी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है मध्य यूरोप का। हंगरी की जो राजधानी है वह है बुडापेस्ट और हंगरी पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध का भाग है। अगर हम हंगरी से लगे हुए देशों को, उसकी सीमाई देशों की बात करें तो इसके उत्तर में स्लोवाकिया है, इसके उत्तर पूर्व में यूक्रेन है, वहीं इसके पूर्व में रोमानिया, इसके दक्षिण में सर्बिया और दक्षिण पश्चिम में क्रोएशिया और स्लोवेनिया और पश्चिम में ऑस्ट्रिया मौजूद है। यहाँ की जो भौगोलिक अवस्थिति है वह लगभग काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसका क्षेत्र मैदानी है और कुछ ही भाग इसके पहाड़ी एक श्रृंखला से या पहाड़ी क्षेत्रों से कवर होते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो लिटिल अल्फोल्ड का यानी मैदानी इलाकों का हिस्सा है उसे ग्रेटर या ग्रेट अल्फोल्ड से अलग करती हैं। इस तरह की जो माउंटेन्स की यहाँ पर कुछ छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं। यहाँ की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है वह है माउंट कैकस और यही माउंट कैकस की जो चोटी है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अब बात करें यहाँ की जलवायु की, तो चूंकि इसकी सीमा कहीं से भी समुद्री क्षेत्रों से नहीं लगती, इस आधार पर यहाँ पर शुष्क जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा चूंकि यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में अवस्थित है इसलिए यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ की जो वनस्पति है वह शीतोष्ण घास की भूमि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद है। शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं और इन्हीं मैदानों को यहाँ पर यानी इस क्षेत्र में पुस्ताज कहा जाता है। यह चूँकि मध्य एशियाई जलवायु से प्रभावित है और ये जो घास के मैदान हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण घास के मैदान, इनको उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं जबकि दक्षिणी अमेरिका में इन्हें पंपास कहा जाता है। इसी तरह इनको दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, एशिया के स्तर पर इन्हें स्टेपी कहते हैं और आगे अगर हम देखें
तो ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहते हैं, जबकि न्यूजीलैंड में इन्हीं को कैंटरबरी कहा जाता है। तो कैंटरबरी के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ की प्रमुख नदी के बारे में। तो डैन्यूब यहाँ की प्रमुख नदी है, और डैन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और इस नदी के अगर हम मार्ग को देखें तो यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर पूर्व में ब्लैक सी यानी काला सागर में जाकर के मिल जाती है। इसका जो रास्ता है कुछ देशों को होकर के, कुछ देशों से होकर के गुजरती है। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, माल्डोवा और यूक्रेन कुछ प्रमुख देश हैं जहां से यह नदी होकर के गुजरती है और कुछ देशों के बीच से सीमा भी साझा करती है, यानी उन देशों के बीच की सीमा बनाती है। तो आज के मैप सेक्शन में इतना ही, शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtiis.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। भारत की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2593 को अडॉप्ट किया है। यह प्रस्ताव तालिबान की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें मांग की गई है कि तालिबान अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलने से रोकें। वहीं अफगानियों के सुरक्षित रूप से बाहर निकालने को भी तालिबान सुनिश्चित करें। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित कुल सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। हालांकि चीन और रूस वोटिंग करने से परहेज करते दिखे। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षा ने देश में आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के तहत जारी इस आपातकाल के बाद श्रीलंका में जरूरी सामानों की जमाखोरी को पूरी तरह रोक दिया गया है। सेना को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि दाल, चावल, चीनी सहित सभी जरूरी वस्तुएं सरकारी दामों पर ही बेची जाएं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22 जारी की। यह रिपोर्ट खास तौर पर स्वास्थ्य देखभाल और आय सुरक्षा जैसे पैमानों को लेकर तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आधी आबादी ऐसी है जिसके पास किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा मौजूद नहीं है। इन दो पहलुओं के अलावा रिपोर्ट में बुजुर्गों से जुड़े मुद्दों, बेरोजगारी, बीमारी, अपंगता आदि पर भी ध्यान दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए हैं। इसके लिए चारों देश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल कर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ट्रायल करेंगे। ट्रायल में इस बात पर प्रयोग किया जाएगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली में डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल किफायती रूप से और आसानी से हो जाए। पिछले दिनों महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया। न्यूट्री गार्डन के जरिए लोगों को यह बताने की कोशिश की गई है कि आयुर्वेद के जरिए भी देश को कुपोषण की समस्या से बाहर निकाला जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सहजन और आंवले आदि का पौधारोपण भी किया। बता दें कि सहजन के लगभग सभी उत्पादों में प्रोटीन, विटामिन, एमिनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसका बीज कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में कारगर है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी पाए जाते हैं, इसलिए यह गर्भावस्था में भी काफी फायदेमंद है। असम के दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य से सटे इलाके को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के आसपास के इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकती है। इको सेंसिटिव जोन की परिधि आमतौर पर 10 किलोमीटर तक की होती है। इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों पर पूरी तरह रोक नहीं होती, बल्कि उन्हें रेगुलेट किया जाता है। गौरतलब है कि दीपोर बील एक रामसर स्थल के साथ ही इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी है। IIT रोपड़ की स्टार्टअप कंपनी अर्बन एयर लेबोरेटरी ने जीवित पौधे पर आधारित एक एयर प्यूरिफायर विकसित किया है। यू ब्रीथ लाइफ नाम का यह एयर प्यूरिफायर इंडोर स्पेस में वायु को शुद्ध करने का काम करता है। इस प्यूरिफायर में सबसे पहले कमरे की हवा पौधे के संपर्क में आती है। पत्तियों के साथ संपर्क में आने के बाद यह हवा सॉइल रूट जोन में चली जाती है। इस जोन में वायु में मौजूद अधिकांश प्रदूषक तत्व प्यूरिफाइड हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को फाइटोरेमेडिएशन कहा जाता है। ट्राइब्स इंडिया के साथ मिलकर अमेज़न इंडिया ने कारीगर मेला की घोषणा की है। यह खास ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा जहां परंपरागत, जनजातीय और स्थानीय भारतीय हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग 1 लाख से भी ज्यादा हस्तशिल्प उत्पादों का चयन कर सकेंगे।
हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। वहीं गौरक्षा को हिंदुओं के लिए एक मूल अधिकार घोषित करने की भी जरूरत है। कोर्ट ने गाय के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यह टिप्पणी की है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।